ओके, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है एंड बोर्स मॉडल के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं, बोर्स मॉडल जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से जो है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। इसीलिए आपको ये वाला जो है टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पिछली क्लास में जो है आपको बताया था कि कैसे होता है। हम फिर से आज समझाते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती है। ठीक है, यहाँ से बताते हैं कि आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि जब आप किसी मेटल सरफेस से एक सुटेबल एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, उस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ बताया था कि मान लीजिए कि आपको किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, या ऐसे मैंने कहा था किसी दुकान से आपको कुछ सामान लाना है। जो सामान लाने के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट देना पड़ेगा, उस कॉस्ट को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है वी नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, और लैम्डा नोट को क्या कह देते हैं, थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। वेरी गुड, थैंक यू, वेवलेंथ। अब मन में आता है कि सर हम तो भूल जाएंगे, तो उसके लिए चीजें हम ध्यान सुनेगा। मैंने कहा था कि सॉरी, पहले मैं एक और बात बता देता हूं। मैंने कहा था कि आप अगर जितनी कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करोगे, उतना बढ़िया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। होगा कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या कहा कि आप लोगों ने पहले अगर जो फोटो यानी कि जो फोटो सेल देखे होंगे, या जहां पे हम सोलर प्लेट का यूज करते थे, वहां पे क्या होता था कि ना धूप के समय के अनुसार से ना उस प्लेट को घुमाना पड़ता था। आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया है कि नहीं कभी। पहले आज से करीब करीब जो है 10 साल पहले की मैं बात बताऊं, तो उस समय क्या होता था ना कि सोलर प्लेट को लेकिन घुमाना पड़ता था। जिस डायरेक्शन में धूप होता था, छत पे हम लोग रख देते थे और उस डायरेक्शन में जो है मूव करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी यूज करते थे वो ज्यादा थी। लेकिन आजकल के समय आपको पता होगा कि आप लोग क्या करते हैं कि दिन से जैसे सूर्य सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है, आपका जो है ना बैटरी चार्ज होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि आजकल जो आप प्लेट बनाते हो इस प्रकार से बनाते हो कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम हो। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसका सिंपल सा शब्दों में समझाऊं कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब जितना कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। होगा कि नहीं? अब मान लो कि सपोज कीजिए, ऐसे समझिए कि आप लोगों में से कोई एक बच्चा या बच्ची जो है ने क्या किया कि मून के, यानी मून के पास तो लाइट नहीं होता, रात के समय की जो एनर्जी है उस पे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अगर उस समय के अनुसार से भी निकाल ले तो क्या दिन में नहीं निकलेगा क्या? अगर मैं कहूं, आप अगर जो किसी दुकानदार के पास 10 रुपए में अगर कोई पेन खरीदते हैं, आप 100 रुपए लेके जाओगे तो क्या वो आपको पेन ज्यादा नहीं देगा क्या? देगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन कब? जब उसकी वर्क फंक्शन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वर्क फंक्शन एनर्जी क्या होता है कि जो जैसे आपको 10 रुपए पेन खर्च करने में लग रहा है कि उतना सा तो आपको खर्च होगा ही होगा। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बोलिए, क्लियर है वर्क फंक्शन एनर्जी? सर एक बार Yes, रिपीट sir. यस सर।
हाँ ओके, फिर से मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा कि आप लोग मान लीजिए कि सामान खरीदने के दुकान में जो सामान का कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उतना तो आपको चाहिए चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। उस एनर्जी को हम लोग क्या कह देंगे, वर्क फंक्शन एनर्जी कह देंगे। और जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देंगे वर्क फंक्शन की। और जो उसका वेवलेंथ होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कह देंगे। अब जितना कम एनर्जी होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी भी होगा। आपको याद होगा मैंने ऐसा बताया था, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी V in my इन, range. वेरी गुड, माय रेंज। अब मैंने कहा था कि ऊपर की ओर एनर्जी क्या होती है, We got increase. इंक्रीज होती है। Increase. और ऊपर की ओर जो है फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, Increase. Increase. होती है। और नीचे की ओर वेवलेंथ क्या होता है, Decrease. Decrease. इंक्रीज होता है, सॉरी। ठीक है। अब जितना ज्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराओगे वो उतना खराब प्लेट होगा। अब मैं कहूँ कि सिर्फ मेरा ऐसा प्लेट बना रहा हूँ जिसमें दोपहर में चार्ज होगा तो मेरे लिए ही तो नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि रात की लाइट में जितनी एनर्जी है उसमें भी अगर जब किसी ने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा लिया तो समझो पावर की समस्या खत्म। हम क्यों ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर ये वाला प्रोसेस कोई कह दे कि सर मैंने जो है रात की एनर्जी से ये इतनी मिनिमम कम एनर्जी कर दी कि रात में भी उससे जो है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सके, तो हम लोग जो है ना ये जितने भी पेट्रोल के खर्च आ रहे हैं, कोयले और ये सारी समस्या हमारी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या होती है, दिन में तो सोलर प्लेट का यूज कर सकते हो, रात में कैसे करोगे? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने भी। अगर किसी ने कह दिया कि रात में जो हम लोग क्या कर दें कि जो है एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो हम लोग जितने भी बस है सभी क्या कर देंगे, सोलर प्लेट लगा देंगे। और सोलर प्लेट लगा देंगे तो यानी कि दिन रात चलते रहेगा, फिर हमें क्या झंझट एनर्जी का। आज पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ता है पेट्रोल भराने के लिए, वो भी नहीं होगा। एक बार जो अच्छे से उसको जो है क्या कर दीजिए, बना दीजिए और घर से एक दो दिन में जो उसको अच्छे से साफ करते रहिए ताकि कि अच्छे से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होते रहे, पूरा जो उस पर लाइट जाए। तो इस प्रकार से हमारी एनर्जी की क्राइसिस कम हो सकती है। बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्लेट नहीं बना है जिससे रात के समय भी इलेक्ट्रॉन निकाल सके। अगर आप लोगों में से कोई बनाते हैं तो उसको भी नोबेल प्राइज मिलेगा। इसके लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और आप लोग अगर जो ऐसा कोई प्लेट बनाते हैं, अभी जो हम लोग किसका यूज करते हैं, सीजियम सिलिकॉन सबका जो है मिला के बनाते हैं। हो सकता है आने वाले समय में, अभी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हाँ, हम लोगों ने इतना कर दिया कि सुबह 5 बजे से शाम 6-7 बजे तक, जब तक सूरज डूब नहीं जाता, अंधेरा नहीं हो जाता, तब तक आजकल की प्लेट चार्ज होती है। और आजकल आप प्लेट को घुमाना नहीं पड़ता है, वो एकदम बिल्कुल क्या होता है उस एनर्जी पे वर्क करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि सुबह जितनी कम एनर्जी हो उस पर भी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या करा, डिजाइन किया गया। तो 3 बातें मैं लिख देता हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम amount of energy required to eject a electron from the metal surface this energy is known as work function। ठीक है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्क फंक्शन कह देते हैं। वर्क फंक्शन से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई। आपसे सिंपल याद रखना कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए
उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, वर्क फंक्शन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which electron are ejected from the metal surface. It is known as थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से। अगर जो प्रोटॉन की एनर्जी वाली हाँ, जो फ्रीक्वेंसी यानी कि प्रोटॉन वाली जो होगी उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। लेकिन अगर जब मैं वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी नॉट से करेंगे। एक और होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द मिनिमम या द मैक्सिमम, बताइए क्या होगा, वेवलेंथ क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, Maximum. वेरी गुड। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ, द मैक्सिमम वेवलेंथ at which electron are ejected from the metal surface, या ऐसा भी लिखा सकता है एट मैक्सिमम वेवलेंथ, या एट इन विच वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा नॉट से। Lambda naught. अब आपने जो सन से एनर्जी दिया उसको हमने मान लिया ई, और उस एनर्जी में से हमने क्या करा, कुछ एनर्जी कहां पे खर्च कर दिया, वर्क फंक्शन में। कहां पे खर्च कर दिया, वर्क फंक्शन में। और कुछ एनर्जी जो बच गई वर्क फंक्शन के बाद वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है कि इस एनर्जी को मैं कैसा लिख सकता हूं, एच म्यू लिख सकता हूं। वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी ही है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच म्यू नॉट लिख सकता हूं प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलिए क्या कोई दिक्कत है आपको, बताइए। ओके, अगर मैं इसको लेमडा के टर्म में लिखूं, एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोलिए, आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ, E इक्वल टू, आपको अगर जब डायरेक्ट दिया रहे तो 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये तीनों की तीनों फॉर्मूले क्या करने हैं, याद रखना है। तीनों के तीनों फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वो क्या करेगा ना, हो सकता है कि सीधे सीधे वर्क फंक्शन की एनर्जी दे दिया जाए, तब तुम्हें क्या पूछ दिया जाए, मान लो कि वो उसकी एनर्जी पूछ रहा है कि जो स्ट्राइक कर रहा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की पूछ दे। बट अगर वो वेवलेंथ दे देता है तो आपको ये वाला यूज करना है, अगर फ्रीक्वेंसी दे देता है तो आपको ये वाला इसका यूज करना है। ये तीनों फॉर्मूले क्या है, सिमिलर ही है, लेकिन इसका यूज जो है अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से जो है क्वेश्चन दिया, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख देते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। आपको मैंने कहा था जब वेवलेंथ दिया रहेगा तो वेवलेंथ वाला यूज करना। और ये क्या कह रहा है कि रेडिएशन फॉल कर रहा है, यानी कि मेटल प्लेट पे, यानी कि जो लैम्डा दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 300 नैनोमीटर। ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है,
1.68 1.68 to 10 to the power 5 दिया हुआ है। बोले इतने तो दिया हुआ है। अब यहां से आपको क्या दिया हुआ, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, यानी कि वर्क फंक्शन की एनर्जी पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी तो वही होती है, ये पूछ रहा है। सेकंड क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, यानी कि आपसे पूछ रहा है वेवलेंथ, और वो भी कौन सा, जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके, तो यानी कि लैम्डा नॉट। बोले यहां लगा कर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो क्या मैं E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा, E की जगह पे हमें वेवलेंथ के टर्म में दिया है, तो मैं hc बाय लैम्डा इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बोले और इस बार आपको ये वर्क फंक्शन ही निकालना है। आप चाहो तो फाइव के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन हमें जो वेवलेंथ में यहाँ पे फाइव के टर्म में भी लिख देता हूँ, ताकि कि मुझे जो जो चीजें जरूरत है उसी के लिए मैं यहाँ पे फाइव लिख देता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ, फाइव इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कुछ दिक्कत मुझे बता दीजिए। No, sir. No, sir. No, sir. ओके, अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कि आपके पास फाइव इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 to the power 8, और लैम्डा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 300 नैनोमीटर। बोलिए कितनी दी हुई है, माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है आपको, 1.68 इंटू 10 to the power 10। ये पर मोल दिया हुआ है, एक मोल, ठीक है। आपको कितना दिया हुआ है, एक मोल का दिया हुआ है, और आपको किसके लिए निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो क्या मैं इसको मोल में जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है 6.022 इंटू 10 to the power 23 लिख दूं? बोले Yes, sir. अच्छा, मैं Yes, इसको sir. 300 है यहाँ से, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक बार एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, 6.6 इंटू 10 to the power माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10 to the power माइनस 9 इक्वल टू 1.68 इंटू 10 to the power 5 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब यहाँ से हम कटा देते हैं, ये इससे कटा देता हूं तो 3 से, यानी कि 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और ऊपर जाएगा तो 15। मैं क्या लिख सकता हूँ 6.6 इंटू 10 to the power माइनस 34, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 यानी कि 15, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस 15, ठीक है, माइनस। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, ये जो है 23, तो यानी कि 18 आ जाएगा, और यहाँ से हमने डिवाइड कर दिया तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, 4 8 6 48 अप्रोक्स में ले रहे हो आप, ठीक है, 10 to the power माइनस 18, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा माइनस 19 माइनस 0.28 इंटू 10 to the power 18। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है मुझे बताइए। आपको सभी को पता है कि जब बेस सेम नहीं होगा तो पावर नहीं घटा सकते। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 18 लाना है, या तो आप इसको 18 ले आओ या इसको 19 ले आओ, तो हम लोग इसको 18 ले आते हैं, ठीक है, या इसको 19 ले आओ, आपकी जो भी इच्छा है। अगर जब हम लोग किसी को एक को जो है क्या करते ले आते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 0.66 इंटू 10 to the power 18 माइनस 0.28 इंटू 10 to the power 18। बोलिए क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? Yes, ठीक है, sir. अगर मैं यहाँ से लिखूं तो कितना आ जाएगा 0.32 इंटू 10 to the power 18, ये तो आ जाएगा 6.6 में से 2.8 घटाओ तो कितना आ जाएगा 0.32।
बोलिए यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि आपके पास जो निकाले, क्या निकाले थे हम लोगों ने, फाई निकाला था, तो फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3.0. 0.32 to 10 raised to power minus 8. वेरी गुड। और आपको वेवलेंथ निकालना है, तो यहां से क्या लिख सकता हूँ, फाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय लेमडा नॉट, और लेमडा नॉट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय 5। और आपको पता है h की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और 5 की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अच्छा, इससे ऊपर जाएगा 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 0.66 इंटू 3, मैं बाद में इसको कटाऊंगा, यानी कि 10 टू द पावर 26 और जो माइनस 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6 में से 8 और 80 आ जाएगा। बोलिए 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.33 में ले लेते अप्रॉक्स, और एक पॉइंट यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम जो यहाँ से सॉल्व करते तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 3 ले लिए, तो यहाँ से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ से जो है 100 और 10 यानी कि 10, ठीक है, यानी कि जो 0.3 ऊपर जाएगा तो 10 आ जाएगा। ओके, यानी कि कितना हो जाएगा, करीब करीब देखिए तो 660 के करीब करीब अप्रॉक्स में ले लिया, 66 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इसके जो है करीब करीब जो है आंसर आ जाएगा। ओके, बोलिए यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, हमने जो है वैल्यू लिया। हाँ बोलिए, कुछ डाउट हो तो मुझे बताइए। हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ना अप्रॉक्स कर लिया ताकि कि हमें जो है कैलकुलेशन में आसानी रहे। बोलिए, किन्हीं को कुछ दिक्कत तो मुझे बता दीजिए। नो सर। सॉरी, यहाँ पे अप्रॉक्स थोड़ा सा कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 600 के करीब हो। ठीक है, ओके, अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए, आप लोग भी ले सकते हैं। ओके, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट ऑफ मेटल इज 7 इंटू 10 टू द पावर 14 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 7 इंटू, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया, वी नॉट दिया हुआ 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड विद व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब v जो दिया हुआ है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जो है E इक्वल टू क्या है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आपको जो दिया हुआ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो हम लोग इसको भी फ्रीक्वेंसी के टर्म में ले लेते हैं, h इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इस पर कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ही कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? क्या मैं एच कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ पे जैसे v माइनस वी नॉट ले लिया, h की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और v की वैल्यू कितनी आपको दी हुई है, 1 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस v नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 इंटू 10 टू द पावर 14। अब दोनों बेस तो सेम है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, बेस में जो है सेम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेस में जो है सिमिलर कर देते हैं, और जैसे ही सिमिलर कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 1 into 10 raised to power 15 माइनस minus 7 into 10 raised to power 14. हाँ,
अब आपको बेस यहाँ पे बराबर करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10 माइनस कितना हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे पावर भी आएगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻15 माइनस 7 इंटू 10⁻14। बोलिए अब क्यों किए, क्योंकि 10 इधर लेके जाएंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो 10⁻1 इंटू 10⁻14 इक्वल टू 10⁻15। वही चीज को हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया। अब जैसे ही करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻14 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.8 इंटू 10⁻20। और ये आपका क्या निकला है, काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोगों ने जो है इसको क्या कर दिया, यानी कि जो है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 19.8 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। बोलिए यहां तक अगर जो किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए। बोलिए ओके। अब हम बात करते हैं कि क्या कैलकुलेशन निकाले कि लाइट जो होते हैं ना वो पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं एंड वो क्या करते हैं वेव नेचर को भी शो करते हैं। वेव नेचर कहाँ का शो करते हैं, डिफ्रैक्शन में, इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन में एंड रिफ्रैक्शन में। और पार्टिकल नेचर कहाँ शो करते हैं, मैंने आपको बता दिया ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है शो करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि लाइट जो होते हैं वो कैसे नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर को जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर एटॉमिक मॉडल। क्यों बोर्स को आना पड़ा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्स आपको पता होगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि उस समय जो है ना उसकी कुछ डिमेरिट थी। उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि क्यों इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में जो घूम घूम के जो है यहाँ पे आ जाते हैं, इस बात को नहीं बता पाए थे। दूसरा उन्होंने ये भी नहीं बता पाए थे क्यों सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इस बात को नहीं बता पाए थे। तो ये उनकी डिमेरिट थी और इन सभी को कौन दूर करेगा, बोर एटॉमिक मॉडल जो है क्या करेगा, दूर करेगा। अब कैसे करेगा वो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। क्या कहता है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। ये जो बोर्स ने जो दिया ना मॉडल दिया, वो बेसिकली किस पे दिया, क्वांटम थ्योरी पे दिया, यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यानी कि आपको पता होगा कि क्वांटम जो है चार टाइप से हमें पढ़ने हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। इन चार क्वांटम नंबर के आधार पर हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि सर आपको जो है ना फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक का नाम होता है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरे का नाम क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। यानी कि जो फोर्स इक्वल टू एमए पढ़ रहे हैं, एमबी पढ़ रहे हैं, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स वो फिजिक्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग जो बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है बड़े ऑब्जेक्ट पे। दूसरा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, ये जो बात करते हैं किसके लिए करते हैं, माइक्रो के लिए, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हमें कई सारे जो लोग होंगे वो कहेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स जो न्यूटन साहब का जो लॉ है वो फेल हो जाता है कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स। या कहेंगे कि न्यूटन साहब ने जो गलत थ्योरी बताई थी, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कहाँ के लिए बताई थी, मॉडर्न फिजिक्स की। एक्चुअल में न्यूटन ने जो बताया तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बताया था, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए जो नहीं बताया था। इसी कारण से हम लोग जो क्या करते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्लासिकल फिजिक्स लगाते हैं और छोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का यूज करते हैं। इसने क्या किया ना, दोनों फिजिक्स का यूज किया, क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि दोनों पार्टिकल शो कर रहे थे, पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो इसने क्या करा, दोनों यानी कि मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स दोनों को आपस में कंबाइन किया
और कंबाइन करने के बाद जो है क्या कर दिया इन्होंने, जो है अपना जो है नियम बनाया, यानी कि जो है अपना डेरिवेशन किया रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, इस प्रकार से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ओके, क्या क्या पॉस्टुलेट दिया था बोर्स ने, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहता है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ। मैं समझाने से पहले एक बार छोटा सा जो है डायग्राम बनाता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, इसको n इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इसको n इक्वल टू 2 ले लेते हैं, इसको n इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1, 2 एंड 3 ले लिए। अब हमारे पास क्या है, इसको एक और तरीके से लिखते हैं के एल एम एन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट या सेल। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने बता दिया था कि न्यूक्लियस होता है, तो इन्होंने क्या कहा बोर्स ने कि जो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है एटम के, और उसके चारों अराउंड उसके जो है अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और वो भी किस पाथ में, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्यों घूमते हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल, आप किसी धागे को घुमाओगे वो देखिएगा सर्कुलर पाथ में घूमता है, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, जिस कारण से आपका जो है वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसको के क्यों कहा गया, इसको एल क्यों कहा गया, इसको एम क्यों कहा गया, तो ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये जो न्यूक्लियस के पास होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, कैर्नल कहा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा कि के से जो है शुरुआत किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, के एल एम एन ओ पी, जो भी आगे जो है चलते चले जाएगा। अगर इन केस आपसे पूछ दिया जाए कि एक समय इतने सारे जो है एटम डिस्कवर्ड हो गए, वहां जेड तलक आ गया, हो सकता है ना कि के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखिए एबीसीडी मुझे आता है। ठीक है, तो जेड तलक पहुंच गए, तो मुझे बताइए कि जेड के बाद क्या लिखेंगे, क्या ए लिखेंगे Yes, या sir. बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? A. नहीं, अब A. जब अगर ऐसा आएगा तो Z1, Z2, Z3, Z4 इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया के क्यों लिया गया, क्योंकि इसका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता था, पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो जाता है, आपका जो है कैर्नल कहा जाता है, इसीलिए जो है मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैर्नल कह देते हैं, और इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो है के से शुरुआत करते हैं। बोलिए क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम बात करते हैं। Sir. Yes. उन्होंने कहा दीज ऑर्बिट आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। इसका मतलब है कि ये जो ऑर्बिट है ना वो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेंगे। कोई कहेगा कि सर मैं यहां से यहां बीच में थोड़ा सा कर दूं, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट, में समझाने के लिए मान रहा हूं। मैं कहूंगा कि सर थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा के यहाँ पे घुमा दो, क्या यहाँ पे घूमेगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं। कहोगे सर थोड़ा सा ज्यादा इसके बाहर घुमा दो या इसके अंदर घुमा दो, नहीं। हमेशा याद रखना ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमता है, ये ऑर्बिट फिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आप ज्यादा दे दोगे तो थोड़ा सा बगल में जो है घूमने लगेगा, नहीं। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं घूमते। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो या तो इस ऑर्बिट में घूमेंगे, और वो ऑर्बिट हमेशा फिक्स होती है, उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं कि एनर्जी चेंज कर दोगे तो वो ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, नहीं। उसकी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। इसी कारण से वो क्या करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं। बोलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. दीज ऑर्बिट आर, हाँ जी बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। These orbits are known as stationary orbit.
उस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी, जो सर्कुलर पाथ थे इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। स्टेशनरी क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है, रुका हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, मैंने बताया कि ऑर्बिट के पास क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है, अनलेस एंड अनटिल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। अगर वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, जब तक वो उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। कोई कहेगा सर ज्यादा तेजी से घूमने लगेगा क्या, नहीं, वो हमेशा एक फिक्स स्पीड से घूमते रहता है, उसकी स्पीड जो है चेंज नहीं होती। इट नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी। अब देखो वो प्रॉब्लम दूर हो गई कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में कोलैप्स करता है, क्योंकि ना तो उसकी एनर्जी लूज होती है, ना ही उसकी एनर्जी क्या होती है, जो है क्या होता है, गेन करता है। इसी कारण से वो सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, और इस कारण से एटम जो है कभी भी उसके इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मर्ज नहीं कर पाते। ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे जैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाइएगा उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे बताइए कि E3 की एनर्जी ज्यादा होगी या E1 की ऑर्बिट में, फिर से सुनिए, मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी या थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, थर्ड की। वेरी गुड। क्यों थर्ड की होगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से ज्यादा दूर जाएंगे उसकी एनर्जी भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और अगर जो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो इसकी एनर्जी जो है ज्यादा होगी। वही वो कहता है, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस एनर्जी। ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे चाहो तो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाओगे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इंक्रीज होती चली जाती है। फर्स्ट में 2 रहते हैं, सेकंड में कितने रहते हैं। अच्छा, आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 2n²। 2। बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ दिया जाता है कि वो आपसे कहता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो n की वैल्यू 4 इंटू 2 यानी कि 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 यानी कि कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। बट एक्चुअल में 2 8 8 जो है कितना हो जाएगा, 18 18 32 32 होते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 32, यहाँ पे जैसे जो है n की वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए थर्ड ऑर्बिट की बात करता हूँ। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 18, होते कितने हैं, 8। आप अगर से 2n² के अनुसार से अगर से n की वैल्यू में 3 ले लूं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में है कितना, अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तब आप 18 मारना, और एक्चुअल पूछा जाए तो कितना मारोगे, 8 मार दोगे। इस बात को ध्यान रखना कि अगर जब मैक्सिमम पूछा जाए तो कितना मारना, 18। अगर जब उसके मैक्सिमम के अनुसार से क्या निकालना, 2n²। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख भी देता हूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन ऑर्बिट इक्वल टू 2n²। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2n² हो जाएंगे, और n यहाँ पे क्या ले सकते हो, 1 2 3। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है आप जो है निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी एनर्जी भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। कोई कहता है आउट ऑफ इनफिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट
electron will revolve only in those circular orbit in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. यहाँ पे इसको लिखना उचित नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे इस वर्ड को समझाने के लिए मुझे समय जरूरत पड़ेगा। नहीं लिख पाऊँ। ठीक है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन found in any orbit equal to, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 ओके। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर। हमने क्या कहा कि आपके पास ना इनफिनाइट है, जैसे मैं कहूं कि ऐसा नहीं कि हम यहीं पे हैं, बहुत सारे होंगे, हम तो यहाँ 3 4 बना रहे हैं, हो सकता है इनफिनाइट हो, क्योंकि न्यूक्लियस के जैसे कि मैं कहूं हमारे अर्थ के बाहर कहीं भी आप क्या कर सकते हो, सैटेलाइट को घुमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट इनफिनाइट हो सकते हैं, मैं कहूं कि हाइड्रोजन में मैक्सिमम ऑर्बिट कितने हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं। वो अलग बात है कि ये फर्स्ट ही ऑर्बिट में जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन आपको कहो कि जो है इसको मैंने बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, और अगर जब बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो वो इनफिनाइट में से किसी भी एक ऑर्बिट में क्या कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। तो वही कहता है आउट ऑफ इनफिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली those circular orbit in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. मैं अगर बात कहूं angular momentum equal to h by 2 pi, अगर इंटीग्रल का मतलब होता है यानी कि टोटल अगर जब बात करूं तो nh by 2 pi, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कि हो सकता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए h by 2 pi हो जाए। अगर मैं पूछूं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h by 2 pi हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. अगर जब फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात करूं तो कितना होगा 1 होगा। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए फोर्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्या बताइएगा? इसमें पूछ दूं फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है, NH by 2 pi, क्या है NH by 2 pi, n की वैल्यू क्या लेना है 4, तो 4h by 2 pi, और यहां से कितना हो जाएगा 2h by pi, यानी कि क्या हो गया इसका जो फोर्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर वो आपसे पूछ दिया जाए कि मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, क्या लिखेगा? h upon 2 pi. वेरी गुड, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा h by 2 pi। इसी प्रकार से हो सकता है वो किसी के भी एंगुलर मोमेंटम को पूछ दे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो mvr होता है, क्या मैं mvr इक्वल टू nh by 2 pi लिख सकता हूं? अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इसी एंगुलर मोमेंटम से जो है क्या कर सकता है, घूम सकता है, और फर्स्ट यानी कि जो है एक जहां पे उसकी एनर्जी फिक्स होगी वहीं पे वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं भी जो है रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, नहीं,
वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और वो होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, इनफिनाइट में से वहां पे रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एन एच इक्वल टू 2 पाई। एन की वैल्यू आपको पता है, यानी कि 1 से लेके आप कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि जो है इन्फिनिटी तक। बोलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ, दिस इज आल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्वांटाइज होते हैं। हाँ बोलिए मिसाल। सर जो आपने भी पीछे समझाया है लास्ट वाला पॉइंट, उसको फिर से समझा दो, एक्चुअली वो क्लास कट हो गई थी। कौन सा वाला बेटा? सर ये वाला ही बता दो। ओके, मैंने कहा कि आपके पास ना इनफिनाइट ऑर्बिट है कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, लेकिन उनमें से वो वही घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाए, एन एच बाई 2 पाई हो जाए। और एंगुलर मोमेंटम का आपको फिजिक्स में फॉर्मूला पता होगा, कितना होता है, एन वी आर होता है। हमने यहां से जो है क्या कर रहा है, यूज कर लिया। अब जैसे यूज किया तो हमने क्या कहा कि अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा तो कितना हो जाएगा, एच बाई 2। अगर जो सेकेंड ऑर्बिट में घूमेगा तो कितना हो जाएगा, एच बाई पाई। होगा कि नहीं होगा, यानी कि एन की वैल्यू आप रखते चले जाओ। उस प्रकार से किसी भी ऑर्बिट का आप क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। अब हम कह रहे हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो जो मोमेंटम है ना वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए कि आप अगर जो क्लास में हैं तो आप पूरा की पूरी क्लास में होंगे। ऐसा नहीं कि आधा आप क्लास में होंगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में, आप ऑफलाइन यानी कि स्कूल में पढ़ने गए। अब जब पढ़ने गए वहां पे आपके सर पढ़ा रहे हैं तो वो कहेंगे कि आपकी जो आपका प्रेजेंस है वो क्या होगा कि आप पूरा का पूरा क्लास में होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप थोड़ा यहाँ हो थोड़ा वहां हो, नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा होता तब हम क्वांटाइज नहीं होते, यानी कि एक ही जगह पे पूरी की पूरी एनर्जी होनी चाहिए, या वही पॉइंट पे जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एंगुलर क्वांटाइजेशन कह देते हैं, एंगुलर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट पे होना। हम एक आदमी मल्टीपल जगह पे नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे भी हूँ और कहीं और भी हूँ एक ही टाइम पे, नहीं। तो इसको हम क्वांटाइजेशन कहेंगे। वो अलग बात है कि आप लोग क्लास में होंगे लेकिन आपका जो है ब्रेन कहीं और होगा। किसी को भूख लग गया होगा, किसी को हो सकता है पेपर की चिंता हो रही होगी, किसी को किसी और चीज को लेके जो है रिलेटेड जो चिंता हो रही होगी। तो वो अलग अलग है, लेकिन आप जो है आपकी बॉडी एक ही जगह पे होगी। आप बॉडी के टुकड़े नहीं कर सकते। इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं यहाँ पे बताऊं कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। जो मिनिमम स्टेट होते हैं ना, जिसकी मिनिमम एनर्जी होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राउंड स्टेट कह देते हैं। या बेसिकली n इक्वल टू 1 को हम लोग क्या कह देंगे, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है। हम सेकंड बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे जंप कराते हैं, ठीक है। अब जैसे ही जंप कराए तो ये लोअर से हायर में चले गया। अब जब ये चले गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कह देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसको एक्साइटेशन भी कहते हैं, अभी आगे हम बताएंगे। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तभी तो वो ऊपर जाएगा। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर जो उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो एनर्जी कैसे बढ़ा रहा होगा, एनर्जी को लेके ही बढ़ा रहा होगा, और लेगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पे जो है एनर्जी क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वही कहता है कि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। उसकी जो मिनिमम एनर्जी वाली स्टेट होगी ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट कहेंगे।
एक्साइटेड स्टेट क्या कहते हैं, अदर देन ग्राउंड स्टेट में जो भी एनर्जी होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलिए कितनी हो जाएगी। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, एन इक्वल टू 1 होता है। ग्राउंड स्टेट में एन इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। ठीक है, 1। हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपसे पूछा जाए कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चले गया, सेकेंड ऑर्बिट में। इसका मतलब है फर्स्ट एक्साइट होने के बाद कहाँ है, तो वो कहाँ पे, सेकेंड में। इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, सेकेंड जो है एक्साइटेड। अगर आपसे पूछ दिया जाए थर्ड एक्साइटेड में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 या 4, 4 हो जाएगी। एक बढ़ा के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको क्या करना है कि फर्स्ट एक्साइटेड में अगर जब पूछा जाए तो एक्साइटेड जहां पे आ जाए, एक बढ़ा के आप क्या कर दीजिएगा, उसकी वैल्यू को लिख लीजिएगा। बोलिए यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। वही यहाँ पे आपसे पूछा भी है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी कि इलेक्ट्रॉन विल जंप टू लोअर लेवल टू, जब हायर लेवल से लोअर लेवल जाएगा, मान लेते हैं कि यहां से हायर लेवल से अगर ये क्या होगा, अगर यहाँ पे हायर लेवल से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, ये यहां से इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां चले गया। ठीक है, अब ये जैसे जंप करके गया तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। बोलिए एनर्जी रिलीज करेगा या नहीं करेगा। यस अगर ये एनर्जी रिलीज सर। करेगा, ये जा कहां से रहा है, N2 से N1 जा रहा है, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। अब जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी, सेकंड केस भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू, इस इलेक्ट्रॉन को हीट करके हमने क्या कर दिया, यहां दे दिया। तो इस बार एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो N1 से N2 जा रहा है। अच्छा, दोनों की एनर्जी तो सेम ही होगी, चाहे N2 से N1 जाए या N2 से N1 आए, क्योंकि उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना N1 से N2 जाने में लग रहा होगा, उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करे, उतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना N1 से N2 जाने में लगेगा, और उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा जितना N2 से N1 में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E1 इक्वल टू E2। अगर याद रखना कि जब N1 और N2 क्या हो, सेम हो। ऐसा नहीं कर सकते कि N2 इधर लिख दे और यहाँ पे N4 कर दे और यहाँ N1 और यहाँ पे। अगर जब दोनों सेम होगा तो यानी कि एनर्जी का डिफरेंस सेम होगा। अगर एनर्जी का सेम डिफरेंस होगा तो λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं वही कहा, यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, En2 माइनस En1 हो जाएगा। और N2 क्या होता है, यानी कि आपकी हायर एनर्जी लेवल होती है। और हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, SC बाय लेमडा, डेल्टा इक्वल टू, आपको जब भी डिफरेंस की जरूरत पड़े तो यहाँ पे हम लोग SC बाय लेमडा या H म्यू, जिस प्रकार से आपको जो है जरूरत पड़ेगा। डी एक्साइटेशन एंड एक्साइटेशन में मैंने बताया एनर्जी रिलीज एंड एनर्जी एब्जॉर्ब में क्या हो जाएगा, λ1 इक्वल टू λ2, क्योंकि उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी के ही इक्वल हो जाता है HC बाय λ। अब अगर जो एनर्जी ही सेम हो जाएगी तो λ1 एंड λ2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मेन पॉइंट पे, ध्यान सुनिएगा।
to maintain constant circular motion of electron, necessary centripetal force is balanced by electrostatic force of between the nucleus and electron. क्या कहता है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है, तो उसका रीजन बोलता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, Fc इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, mv स्क्वायर बाय आर हो जाता है, mv स्क्वायर बाय आर। और Fe का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या फॉर्मूला हो जाता है, K Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर। अब जब दोनों फोर्स बराबर होंगे, देखिएगा जब आप धागे को घुमाते तो सर्कुलर पाथ में घूमता है क्योंकि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और एक इनर वाला जो फोर्स है वो दोनों बराबर होता है, इसी कारण से घूमता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, एक साइड मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की ओर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अपोजिट लग रहा होगा, जिस कारण से दोनों बराबर होंगे तभी तो सर्कुलर पाथ में घूमता है। इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, वो जो किस पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। आपको मैंने बताया था mv स्क्वायर इक्वल टू NH बाई 2 पाई एंगुलर मोमेंटम में। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है K इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और क्या आपको पता है न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z प्रोटॉन होंगे। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन 1 है तो यानी कि 1 प्रोटॉन होंगे, हीलियम में कितने प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे। और इस इलेक्ट्रॉन के बीच कितना लग रहा है, यानी कि यही तो लग रहा होगा पॉजिटिव और इसमें। अब मैंने कहा कि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैं दोनों की जगह ई लिख देता हूं, और इसी चीज को मैंने क्या लिख दिया, ZE स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है K इक्वल टू ZE इंटू E इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही लिख दिया K इक्वल टू ZE स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने जो है mv स्क्वायर इक्वल टू आर और जो है ZE स्क्वायर बाय आर कर दिया। अब मुझे रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है, तो आपको पता है mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH बाई 2 पाई, और यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर जब मैं इस v को यहाँ रहने दो और इसको mr को इधर ले जाऊं तो यहाँ पे 1 बाय mr हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर इक्वल टू ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे v की जगह पे हमने इसको रख दिया NH बाई 2 पाई इंटू 1 बाय mr, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि Rn इक्वल टू n स्क्वायर H स्क्वायर 4 पाई m स्क्वायर ZE स्क्वायर आ गया। अब इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा कि Rn इक्वल टू क्या हो जाता है, n स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई m ZE स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को सीधे सीधे भी एक बार पूछा गया तो आप इसको रिमेंबर रख सकते हो। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये m यानी कि 4 है, और ये पाई की वैल्यू आपको पता है 3.17 है, m मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सभी की वैल्यू आपको पता है, बस सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं पता, n स्क्वायर Z स्क्वायर, तो इसको हमने बाहर कर दिया। बाकी सबकी वैल्यू को पुट किया और कैलकुलेट किया तो Rn इक्वल टू कितना आ गया, 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय Z स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज की क्लास हम लोग जो है यहीं पर रखते हैं। अगर किन्हीं